तो ये कहानी एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू होती है, जहाँ पर एक आदमी एक छोटे से बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा था। वो बच्चा चाहे जितना चीखता चिल्लाता रोता, वो आदमी रुकने का नाम ही नहीं लेता और उसकी हर एक लात उसके चेहरे पर पड़ती और वो बच्चा अपना सर भी उठा नहीं पा रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी माँ बिल्कुल बेपरवाह की तरह वहीं पर बैठकर टीवी देख रही होती है, जैसे उसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। समय बीतता गया और वही बच्चा जिसका नाम टैल का था, अब वो बड़ा हो गया था और अपनी क्लास के साथ एक फील्ड ट्रिप पर गया हुआ था। वहीं एक क्लास का गुंडा जिसका नाम सियाओ था, वो क्लास प्रेसिडेंट आयाका को परेशान कर रहा था। पूरी क्लास ये सब देख रही थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी बीच में आकर उसे रोके। सियाओ बस आयाका का फोन नंबर लेना चाहता था, इसीलिए किसी ने इसे सीरियस नहीं लिया। कुछ लोग तो बस तमाशा देखकर मजे भी ले रहे थे। वहाँ सिर्फ एक लड़का जो खुद भी बहुत डरा हुआ था, वो हिम्मत करके इस गलत हरकत को रोकने के लिए खड़ा हुआ। और तभी जब सियाओ उस लड़के को मारने ही वाला था, क्लास का एक टॉप स्टूडेंट टाकुडो भी बोल पड़ा। उसे आयाका से कोई मतलब नहीं था, बस सियाओ बहुत शोर कर रहा था और उसकी फोकस डिस्टर्ब हो रही थी। उसी समय जब सब लोग अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, अचानक कहीं से एक आवाज आती है और फिर एक तेज लाइट की फ्लैश आती है और सारे स्टूडेंट एक अंधेरे सैंक्चुअरी में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ऊपर आसमान में एक गॉडेस खड़ी हुई थी जिसका नाम विसियस था। वो नीचे देख रही होती और उन्हें दूसरे वर्ल्ड के हीरोज कह रही थी, जिन्हें ईविल को खत्म करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था। गॉडेस विसियस ने समझाया कि ये जगह एलियन कॉन्टिनेंट है। जब भी डीमन लॉर्ड सामने आते हैं, वो वॉरियर को समन करती है ताकि अल्टीमेट ईविल को हराया जा सके। ये सुनकर सभी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ टाकुडो का ग्रुप ही शांत होता है और वो पूछते हैं कि अगर वो कॉपरेट करने से मना कर दे तो क्या होगा। तो इस पर विसियस ने जवाब दिया कि तब कोई भी घर वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि रिवर्स समनिंग रिचुअल के लिए एक स्पेशल मैजिकल एसेंस चाहिए, जिसे एविल किंग एसेंस कहते हैं। और इसे पाने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, पहला डीमन लॉर्ड के दिल से और दूसरा एक स्पेशल क्रिस्टल रिंग से उसे एब्जॉर्ब करके। आयाका यहाँ पर पूछता है कि उनके जैसे ऑर्डिनरी लोग डीमन लॉर्ड को कैसे हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे जवाब देने के बजाय विसियस एक कमजोर दिखने वाले प्रिजनर को ले आती है, जिसे तुरंत एक मॉन्स्टर ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था। फिर विसियस ने एक फायर बॉल समन किया और एक ही बार में उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार डाला। और इसके बाद उसने हर एक व्यक्ति को एक क्रिस्टल ऑर्ब छूने को कहा और अलग अलग पोटेंशियल के अनुसार ऑर्ब अलग अलग रंग और ब्राइटनेस से चमकने लगा। टाकुडो की पावर इतनी ज्यादा थी कि अप्रेजल ऑर्ब ही टूट गया, जिससे ये साबित हुआ कि वो हाईएस्ट रैंक एस क्लास का है। उसके अलावा आयाका और हिजरी भी एस क्लास के निकले और एक ही समनिंग में 3 एस क्लास के हीरो का आना ऐसे पहले कभी हुआ नहीं था। फिर यासु आया जिसका ऑर्ब पिच ब्लैक हो गया, जिसका मतलब था कि वो शैडो हीरो है, जिसे सबसे ताकतवर माना जाता है। लेकिन जब हमारे मेन कैरेक्टर टैलका ने ऑर्ब को छुआ तो वो हल्के पर्पल रंग में फीकी रोशनी देने लगा। विसियस ने इस रिजल्ट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अगले व्यक्ति को बुला लिया। सबने अपने स्टेटस विंडो खोले। टैलका का टाइटल था ई क्लास वॉरियर का और उसे बहुत ही लो स्टैट्स मिले थे। उसके पास स्टेटस एलिमेंट स्किल थे, जैसे कि स्लीप, पैरालिसिस और पॉइजन का। जैसे उसने अपना स्टेटस देखा, उसे आगे बुलाया गया। विसियस के लिए उसका ई क्लास होना कचरे जैसा था। पहले भी लोवेस्ट रैंक वॉरियर ऊंचे रैंक वालों के लिए बोझ ही साबित हुए थे, इसीलिए अब ऐसे वॉरियर को खत्म कर दिया जाता था। लेकिन उसे यहीं पर मार देना बाकी लोगों को डरा सकता था, इसीलिए उसने उसे एक मौका देने का नाटक किया। टैलका को एक र्यून वेस्टलैंड में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा और अगर वो बचकर ऊपर लौट आया तो विसियस आगे इंटरफेयर नहीं करेगी और वो जैसे चाहे जी सकता है। और इसकी एक और वजह भी थी, टैलका के स्टेटस एलिमेंट स्किल्स एलियन में लगभग बेकार माने जाते थे। उनका हिट रेट काफी कम होता था और असर भी कम ही होता था और ड्यूरेशन भी बहुत छोटा होता था। टैलका को अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर बुलाया जाना और अब यूं फेंक दिया जाना, टैलका इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऊपर खड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, अब उनके पास हाई लेवल पावर्स थे और किसी ने नीचे खड़े एक बेकार से ई क्लास के लिए कोई परवाह नहीं की। यहाँ पर सिर्फ आयाका ने ही उसका बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अकेले वो कुछ बदल नहीं सकी। उसे विसियस ने बेहोश कर दिया। यहाँ पर गुस्से में टैलका ने विसियस के ऊपर पैरालिसिस कास्ट किया, लेकिन गॉडेस प्रोटेक्शन मैजिक ने उसे हर स्टेटस स्पेल से इम्यूनिटी दे रखी थी। टैलका के पास अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जाने से पहले उसने गॉडेस से कहा कि वो जिंदा रहेगा और वापस आकर उससे अपना बदला लेगा, और तभी उसे रूइंस में टेलीपोर्ट कर दिया गया। यहाँ पर स्टेटस विंडो काम नहीं कर रहा था, चारों तरफ बहुत अंधेरा था और उसके पास सिर्फ विसियस का दिया हुआ एक बैग था जिसमें लगा जेम हल्की रोशनी दे रहा था। जैसे उसने अपने आप को संभाला, अंधेरे से एक मॉन्स्टर उस पर झपटा। टैलका को पता नहीं था कि वो क्या है, बस वो जान बचाकर वहां से भागने लगा और थक कर कहीं पर गिर पड़ा और सामने मॉन्स्टर का भयानक उसका चेहरा था और उसके अंदर उन सब के लिए नफरत भरी थी जिन्होंने उसे यहाँ पर फेंका था। और यहाँ पर अपनी मौत को लगभग सामने देखकर उसने एक पैरालिसिस कास्ट किया और हैरानी की बात ये थी कि मॉन्स्टर सच में वहीं पर रुक गया।
वो फिर से भागा, लेकिन सामने बर्ड टाइप का कोई मॉन्स्टर आ गया। उसने फिर से पैरालिसिस कास्ट किया और फिर से वो इसमें सफल रहा। अब उसे शक हुआ कि ये लक नहीं है, लेकिन उसकी एमपी खत्म हो चुकी थी। आखिर 1 एमपी से उसने पॉइजन कास्ट किया और वो मॉन्स्टर तड़पने लगा, लेकिन लेवल डिफरेंस ज्यादा होने से वो तुरंत नहीं मरा। उसी समय पहले वाला मॉन्स्टर पीछे से आ गया और बचपन से अब तक की सारी बेइज्जती याद करके टेल्का ने भागना बंद किया और यहाँ पर वो लड़ने का फैसला करता है। पैरालिसिस कास्ट दोबारा काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने स्लीप कास्ट किया। मॉन्स्टर तुरंत ही सो गया और उसने फिर पॉइजन कास्ट करके उसे तुरंत ही मार दिया। और तभी वहाँ पर बहुत सारे बर्ड मॉन्स्टर आ गए। उसने सब पर पैरालिसिस कास्ट डाला, लेकिन थक कर वो भी वहीं पर गिर पड़ा। अब उसकी मौत करीब थी। तभी पहले वाला पॉइजन बर्ड मॉन्स्टर मारा गया। उसका लेवल बढ़ गया और एनर्जी वापस लौट आई और उसके स्टेटस भी बढ़ गए। अब उसके स्किल्स के लेवल भी बढ़ने लगे थे और पैरालिसिस अब मल्टीपल टारगेट पर काम करने लगा था। और इस र्यून्स में उसकी सक्सेस रेट लगभग 100% थी। उसका पॉइजन कास्ट भी काफी पावरफुल हो गया और मॉन्स्टर उसके लिए बस एक्सपीरियंस फार्म बन गए थे। और धीरे धीरे उसका लेवल 258 तक पहुंच गया। बेसिक स्टैट्स कई गुना बढ़ गए और उसका एमपी भी बहुत ही ज्यादा हो गया था। अब मॉन्स्टर उससे डरकर भागने लगे थे। आगे बढ़ते हुए उसे कई सारे स्केलेटन मिले मरे हुए वॉरियर के, और उसने कई सारे आइटम भी इकट्ठा किए। और अब उसे खाने पीने की सख्त जरूरत थी। और तभी बैग का जेम पर्पल चमकने लगा। उसने एमपी डाला और अंदर से कुछ खाने के लिए निकाला और उसे तुरंत ही उसने खा लिया। ऊपर के र्यून्स में मॉन्स्टर भी उसे रोक नहीं पाए और चारों तरफ लाशें देखकर उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो नरक जैसे घर से आजाद हुआ था। उसने सोचा था कि वो एक काइंड इंसान बनेगा, लेकिन अब इतने लोगों को मारकर भी उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था और अब उसे खुद से भी डर लगने लगा था। आगे एक गेट मिलता है और अंदर 2 वॉरियर की लाशें थी और वहाँ पर एक जेम से भरा हुआ बैग भी था जिसे उसने उठा लिया। दूसरे कमरे में ग्रेट सेज एंगलैंड की लाश थी, जिसे डार्क वॉरियर भी कहते थे। उसे भी विसियस ने ही यहाँ पर फेंका था। वो फॉरबिडन आर्ट्स इंसाइक्लोपीडिया साथ लाया था, जिसमें पोशन, मैजिक टूल्स और फॉरबिडन स्पेल्स की जानकारी थी। और उसमें खून से लिखी एक वार्निंग भी थी कि सोल ईटर से सावधान रहे। आखिर टेल्का एक एग्जिट तक पहुंच गया। अब वो काफी स्ट्रांग हो चुका था, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला तभी सोल ईटर ने दूर से हमला किया और उसके हाथ छलनी कर दिए। तभी वो मिनियन समन करता है जो मरे हुए लोगों का रूप ले लेते हैं। तभी दीवार तोड़कर सोल ईटर ने उसे घेर लिया। फिर उसने एक सोनिक वेव छोड़ी जिसने टेल्का के कान शून्य कर दिए। टेल्का जानता था कि इस क्रिएचर को अपने शिकार को तड़पते हुए देखने में बहुत मजा आता है, इसीलिए उसने जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक किया, डरने का नाटक किया और उन ह्यूमन फेस्ड समन मॉन्स्टर को मारने में असमर्थ होने का दिखावा भी किया जो उसका पीछा कर रहे थे। सोल ईटर बड़े मजे से ये तमाशा देख रहा था। उसकी आंखें ऐसे उलट रही थी जैसे किसी नशेड़ी को प्रीमियम शिकार मिल गया हो। उसका मुंह तो कानों तक फैल गया था और वो बड़े ही मजे से इसे देख रहा था। लेकिन एक पल की लापरवाही में वो टेल्का के पैरालिसिस स्पेल का शिकार हो गया। ये उसके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाला था। टेल्का की पैरालिसिस स्किल का लेवल भी अब काफी बढ़ चुका था और इस पल टेल्का ने महसूस किया कि वो पूरी जिंदगी बस नाटक करता आया है। यहाँ तक कि वो अपना असली स्वरूप भी भूल गया था और अब से वो समझ गया है कि इविल को इविल से ही मारा जाएगा और अपने वो किलिंग इंटेंट से इनके किलिंग इंटेंट को तोड़ेगा। इस र्यून्स में वो शायद सबसे कमजोर था, लेकिन बस वो दुश्मनों की नफरत की वजह से ही यहाँ पर जिंदा रह पाया है। सोल ईटर छटपटाने लगा और उसकी आंखों से खून बहने लगे, क्योंकि वो पैरालिसिस को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जितना ज्यादा वो तड़पता उतना ज्यादा डैमेज खाता। एक पल में उसकी सांस रुक गई और उसके अंदर कैद सारी सोल्स आजाद हो गई और वो सब शुरू से ही टेल्का की परफॉर्मेंस देख रहे थे। और तभी वहाँ पर ग्रेट वॉरियर एंगलैंड का भी सोल सामने आया और उसने टेल्का को उस गॉडेस से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी और फिर वो सभी साथ में ऊपर उठ गए। टेल्का पर यह जिम्मेदारी लेने की कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन उसने उसे स्वीकार करने का फैसला किया और अब इसमें चाहे जितना भी टाइम लगे वो उस गॉडेस को जरूर सबक सिखाएगा। टेल्का ने सोल ईटर के माथे से एक जेम निकाला और उस डोर पर लगा दिया और पहली बार यहाँ पर सनलाइट उन र्यून्स के अंदर आई और बाहर निकलने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर आखिरी विदाई दी। बाहर दुनिया में उसके क्लासमेट अब मॉन्स्टर को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमा रहे थे। अपनी एस क्लास पावर के दम पर टाकुडो जल्द ही लेवल 18 पर पहुंच गया था, लेकिन हर कोई उतनी जल्दी खुद को वहां पर ढाल नहीं पाया था। कुछ लोग तो किलिंग के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पा रहे थे। वहीं असागी जैसे लोग पैपो जैसे स्टूडेंट को अपनी तरफ रिक्रूट कर रहे थे। असागी समझ गया था कि जल्द ही ये क्लास अलग अलग फैक्शन में बढ़ जाएगी और अगर लोअर रैंक स्टूडेंट साथ नहीं आए तो वो ए क्लास और एस क्लास वालों का शिकार बन जाएंगे और साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को मारना भी आसान था और गॉडेस के मिशन को पूरा करना भी, वरना उनका अंजाम टेल्का जैसा ही होता। पेपो ने पहली बार किसी लिविंग क्रिएचर को मारा था, जिसकी वजह से वो टूटकर वहीं पर गिर पड़ी। उसे याद आता है जब उसने टेल्का को सड़क पर एक घायल बिल्ली की देखभाल करते देखा था और वो कितना जेंटल था उस टाइम। आयाका भी इधर होश में आ चुकी थी और उसने तुरंत गॉडेस का सामना किया। विसियस उससे कहती है कि ये एलियन की नेसेसरी पॉलिसी है और वो भी इसे रोक नहीं सकती।
रिचुअल अभी खत्म नहीं हुआ था और बाकी स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर किलिंग मिशन पर भेजा गया था और जो भी तलवार उठाकर दुश्मनों को नहीं मार पाएंगे वो फेल माने जाएंगे और एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। ये सुनकर तो आयाको को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो एस क्लास वॉरियर थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो दूसरों के मिशन को भी खुद ही पूरा करेगी ताकि लोअर रैंक क्लासमेट को बचाया जा सके। और इससे विसियस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने तुरंत ही उसकी शर्तों को मान लिया। वहीं जंगल के एक और कोने में एक लड़की अपने पीछा करने वालों से भाग रही थी। वो एम्पायर के होली गार्ड्स थे, स्वॉर्ड सेंट मगात्सु और डीमन ट्विन असुरा और सिंगाई और जरास। और जिस डायरेक्शन में वो भाग रही थी वो रुइंस थी जहाँ से टेल्का अभी अभी निकला था। टेल्का अब लगभग लेवल 2000 के करीब पहुंच चुका था। उसकी पैरालिसिस स्किल अब पूरी तरह से कास्ट की जा सकती थी और उसका पॉइजन भी काफी लीथल या नॉन लीथल बनाया जा सकता था। वहाँ पर घूमते हुए उसे कुछ स्लाइम्स दिखते हैं, जहाँ पर कुछ बड़े स्लाइम्स एक छोटे स्लाइम को परेशान कर रहे थे। छोटा होते हुए भी वो चारों का सामना कर रहा था। टेल्का ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन पर पैरालिसिस और पॉइजन डाला। उसने उस छोटे स्लाइम को कुछ ताने भी मारे, लेकिन उसकी जिद और हिम्मत देखकर उसे मजा आया। पैरालिसिस हटाने के बाद स्लाइम भागा नहीं बल्कि टेल्का के पीछे पीछे चलने लगा। टेल्का समझ गया कि ये भी उसकी तरह एक आउटकास्ट है और इसीलिए उसने उसे अपना साथी बना लिया। उसका नाम रखा पिगियारू ताकि वो पीछे नजर रख सके। टेल्का ने अब इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ना शुरू किया। उसमें स्लाइम इनहेंसमेंट केमिकल्स बनाने के तरीके थे। उधर वो 4 होली नाइट्स उस लड़की के करीब पहुंच चुके थे और बचने का कोई रास्ता ना देखकर उसने स्पिरिट आर्मर को इक्विप कर लिया और लड़ने को तैयार हो गई। और उसे नहीं पता था कि वो टेल्का से भी टकरा चुके हैं। उसकी नजर में टेल्का बस एक गंदा सा लड़का था जिसे मारकर प्रैक्टिस की जा सकती थी। ये चारों होली नाइट्स नाम के थे, असल में ये दरिंदे थे। वो पैसों के लिए औरतों का अपहरण करते और उसका इस्तेमाल करते। टेल्का पीछे हटता रहा और डर का नाटक करता रहता है, लेकिन जैसे ही मेगात्सु उस पर झपटता है, पैरालिसिस लगते ही वो वहीं पर गिर पड़ता है। टेल्का के लिए ये लोग रियून्स के मॉन्स्टर से भी ज्यादा कमजोर थे, लेकिन इनकी बुराई कई गुना ज्यादा थी और चारों ही बड़ी आसानी से उसके पॉइजन से मारे गए। लड़की ने जब उनके औराज को गायब महसूस किया तो वो काफी सिहर उठी। उसने अपनी तलवार घुमाई, लेकिन तुरंत उसे भी पैरालिसिस लग गया। टेल्का उसे मारना नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ उससे बात करना चाहता था। उसने बताया कि उन चारों को उसी ने मारा है। लड़की ने इसके लिए उसका बहुत बहुत शुक्रिया कहा। उसने बताया कि ये एलियन नहीं बल्कि ऊला किंगडम का साउदर्न फॉरेस्ट है। टेल्का ने इंग्लैंड की स्पेल बुक दिखाई, लेकिन वो प्राचीन स्क्रिप्चर नहीं पढ़ सकती थी। वो लड़की बताती है कि एक फॉरबिडन विच है जो इस किताब को पढ़ सकती है। उसे गोल्डन डेविल बेल्ट में पाया जा सकता है, जो कॉन्टिनेंट के बीच में एक खतरनाक जगह है। टेल्का ने धन्यवाद कहा और वहाँ से जाने लगा। उसे लगा लड़की बहुत ईमानदार है और जिम्मेदार है और जरूरत से ज्यादा दयालु भी है, और वो बेवजह ही उसे मारने वाला था। वो सिर्फ उन्हीं को मारता था जो उसके नियम तोड़ते थे। और वो अपने स्लाइम पिगियारू को पीछे नजर रखने को कहकर वहाँ से चला गया। कई दिनों तक भटकने के बाद टेल्का मिल सिटी पहुंचा और उसने खुद को मर्सनरी बताया जो रुइंस जीतने आया है। मार्क्यू ने ज्यादा से ज्यादा मर्सनरीज लेने का ऑर्डर दिया था, इसीलिए बिना डॉक्यूमेंट्स के भी उसे अंदर आने दिया गया। उसने वहाँ इन में लंबा ठहराव लिया और फेक नाम हैटी इस्तेमाल किया। शहर में लोग आउटसाइडर के आदी थे, सुरक्षा अच्छी थी, दुकानें भरी थी और खाना भी ठीक ठाक था और वहाँ पर बैठकर जानकारी मिलना भी काफी आसान था। उसे पता चला कि हर देश के पास पावरफुल नाइट ऑर्डर्स है। मैड ब्यूटी एम्पायर फैल्कोनियन की ग्लोरियस लीजन, मैग्नाल का व्हाइट वुल्फ नाइट ऑर्डर, यूनाडो की एनहाइलेशन होली फोर्स और जिस किंगडम में वो था डीमन वॉर नाइट ऑर्डर। लेकिन सबसे ताकतवर माने जाते थे बैकोस किंगडम के ब्लैक ड्रैगन नाइट ऑर्डर, जिनके 5 ड्रैगन वॉरियर एक देश के बराबर थे। सुप्रीम ह्यूमन और ब्रेव ब्लड असैसिन का भी नाम उसने सुना था। टेल्का कमरे में लौटकर प्लान बनाने लगता है और वो सबसे पहले फॉरबिडन स्पेल बुक पढ़ने वाले को ढूंढता है। फिर पिगियारू को मजबूत करने के लिए इन्हेंसमेंट पोशन बनाता है। इसके लिए बोन किंग की बोन पाउडर चाहिए थी उसे, जो मिल्स र्यून्स में उसे मिल सकती थी, और ये वही जगह थी जहाँ पर कॉन्केस्ट के लिए भर्ती हो रही थी। मार्क्यू हार्कली ने नए फ्लोर की खोज की थी। जो ड्रैगन आई चैलिस लाएगा उसे 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे और बाकी ट्रीजर भी बेचे जा सकते थे। लाइन में खड़े टेल्का ने देखा एक नाइट ने मिस्ट को पहचाना। वो उसे होली नेशन ऑफ नी की वांटेड एल्फ नाइट कमांडर समझ लेता है, लेकिन उसने अपना चेहरा और नाम बदल रखा था। टेल्का ने पहचान लिया कि ये वही लड़की थी जिसे उसने बचाया था। उसने सोचा कोई जान पहचान वाला साथ होगा तो दुकानदार ज्यादा दाम नहीं लगाएंगे, इसीलिए उसने मिस्ट को गाइड बनाकर वेपन खरीदने के लिए हायर कर लिया ताकि रूइन कॉन्केस्ट की तैयारी की जा सके। उसके बाद कई रातों से बिना सोए रहने की वजह से मिस्ट अचानक गिर पड़ी। वो टेल्का को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से जाने लगी। मिल्स रूइंस बुल टाइप के मॉन्स्टर से भरे हुए थे, जो रूइंड वेस्टलैंड के मिनियोटर के घटिया वर्जन जैसे दिखते थे। ये मॉन्स्टर टेल्का के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन इसी वजह से मिलने वाला एक्सपीरियंस भी कम ही था। टेल्का ने उस नाइट की साजिश भी पकड़ ली जिसने पहले मिस्ट को बेइज्जत होने की वजह से मारने की ठान ली थी। वो नाइट इस बात से इतना जल गया था कि वो बस उसे खत्म करना चाहता था।
टेल्का को यह नजारा इतना घटिया लगा कि वो उनके सामने आया और उसने अपना पैरालाइसिस कास्ट किया और फिर पॉइजन स्टैक किया ताकि वो हिल भी ना सके और बस अपने शरीर में फैलते जहर को महसूस करे। इस कचरे को इस तरह खत्म करने में उसे अजीब सा संतोष मिल रहा था। आवाज सुनकर मॉन्स्टर भी आ गए और पॉइजन पूरा असर करता उससे पहले ही उन्हें चीर डाला। टेल्का ने लगभग 3 घंटे आराम किया, फिर रियून्स के फाइनल फ्लोर की तरफ आगे बढ़ा। वहाँ पर उसे टाइगर सॉर्ड ऑर्डर मिला। उनके मेंबर हैरान थे कि अंदर मॉन्स्टर मिस्टीरियस तरीके से मर रहे थे। ऑर्डर लीडर लिली और वाइस लीडर फोइस को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। मॉन्स्टर भूखे पड़ जाते और ताकतवर हो या कमजोर अचानक मर जाते हैं। लिली ने तय किया कि इतने शक के बीच वो अपने साथियों को फाइनल फ्लोर पर नहीं ले जाएगी, इसलिए वो रिट्रीट करने लगी। उन्होंने टेल्का से भी साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि वो उन्हीं मॉन्स्टर की बात कर रहे थे जिन्हें उसने ही मारा था, और अगर ये बात फैलती तो मर्सनरीज की संख्या कम हो जाती, जो उसके लिए फायदेमंद था। फाइनल रूम में स्टोन पेडिस्टल पर खुलेआम ड्रैगन आई चैलिस रखा था। उसके पास एक स्टोन मॉन्स्टर भी खड़ा था जो गार्डियन था। टेल्का ने तुरंत पैरालिसिस और पॉइजन कास्ट किया और वो वहीं पर स्थिर हो गया। टेल्का तुरंत ही चैलिस को उठाकर देखने लगा, तभी पीछे से मिस्ट आ गई तो उसने चैलिस उसे पकड़ने को दे दिया। मिस्ट बोली कि 300 गोल्ड कॉइन के ट्रेजर के बदले वो कीमत चुकाना चाहती है। ये उसके सम्मान की बात थी, लेकिन टेल्का को चैलिस से मतलब नहीं था। उसका असली टारगेट स्टोन पेडेस्टल के नीचे छिपे डंजन का मॉन्स्टर था। मिस्ट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए साथ चलना चाहती थी। टेल्का भी उसे मना नहीं कर पाया, उसे अपने साथ ही ले गया। मिस्ट की एबिलिटीज भी अच्छी थी। उसने बताया कि येलो आई वाले मॉन्स्टर दूसरे वर्ल्ड वॉरियर को ज्यादा एक्सपीरियंस देते हैं। वो इविल किंग एसेंस से काफी इम्प्रेस होते हैं। ये सुनकर टेल्का को टकूडो की याद आती है और उसे कुछ बुरा एहसास होता है। फाइनली स्टोन डोर खुल जाता और अंदर जाने से पहले टेल्का ने मिस्ट को पिगायारू से मिलवाया, वो स्लाइम जिसे वो पाल रहा था, और वो वहीं आराम करने के लिए लेट गए। नींद में मिस्ट का कंसीलमेंट स्पेल हट गया और वो असल में सर थी, होली नेशन ऑफ नी की एक्स नाइट कमांडर। उधर ब्लैक ड्रैगन नाइट ऑर्डर को पता चल गया था कि उनके होली गार्ड्स मारे गए हैं। सुप्रीम ह्यूमन चाबीडो सर की स्पिरिट आर्मर की ताकत देखकर काफी एक्साइटेड था। यहाँ पर सर जागती है और राहत की सांस लेती है कि टेल्का ने उसकी पहचान नहीं जानी। वो डंजन के अंतिम चेम्बर में जाते हैं और अचानक ही बोन किंग दीवार को तोड़कर उनके सामने आ जाता है। ये बॉस पहले के मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर था। सर ने देखा कि उसकी ठुड्डी के नीचे सिल्वर हिस्सा तोड़ने से उसे हराया जा सकता है, लेकिन ये सिंपल मर्सनरीज का दुश्मन नहीं था। उसने अपना स्पिरिट आर्मर एक्टिवेट किया। बॉस ने एनर्जी जमा करना शुरू की और हमले की तैयारी करने लगा, लेकिन टेल्का ने इसकी परवाह नहीं की और उसने हाथ उठाकर पैरालिसिस और पॉइजन कास्ट कर दिया और वो बॉस वहीं पर जम गया। टेल्का ने बोन पाउडर इकट्ठा की और पिगायारू ने कोने में मैजिकल क्लोथ में लिपटा एक एग को ढूंढ लिया। टेल्का ने उसे भी अपने साथ ही उठा लिया। टेल्का इधर बहुत चिल था, लेकिन उसके क्लासमेट्स अभी भी डंजन में संघर्ष कर रहे थे। उस रात टेल्का ने सर को कमरे में मिलने बुलाया। वो उसे अपना बॉडीगार्ड के रूप में हायर करना चाहता था और उसका एम था गोल्डन डेविल बेल्ट पहुंचने का, जहाँ पे मॉन्स्टर झुंड में हमला करते हैं। सर भी डची ऑफ यानेट जा रही थी और गोल्डन डेविल बेल्ट रास्ते में ही पड़ता था, तो इसके लिए वो मान जाती है। टेल्का ने इसके बदले में उसे स्पिरिट स्टोन दिया। उसे पता नहीं था कि ये ब्लू आई ड्रैगन से बना ड्रैगन क्रिस्टल है, जिसकी कीमत 40 से भी ज्यादा थी। सर ने उसे चेतावनी दी कि इसे कहीं बाहर मत दिखाना। उसने कहा कि वो हंटेड है और सब कुछ नहीं बता सकती। टेल्का ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, बस बॉडीगार्ड का काम निभाना ही काफी है। अगली सुबह सर ने बताया कि फॉरबिडन आर्ट्स नाम गॉडेस विसियस ने दिया था, यानी ये वो मैजिक है जो गॉडेस के लिए खतरनाक है। दोनों अपने अपने काम से अलग होते हैं। वहीं सर मार्क्यू की विक्ट्री सेलिब्रेशन में जाती है। वहाँ पर एक मेज चैलिस की जांच कर रहा था और उसका माहौल काफी डरावना था। उधर विसियस आयाका से बात कर रही होती है। वो चाहती थी कि आयाका टकूडो के ग्रुप में शामिल हो जाए, लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है। विसियस यहाँ पर रोने का नाटक करती है, फिर कहती है कि जो फेल होंगे उन्हें आयाका को वो सौंप देगी। आयाका मजबूर होकर उसकी बात मान जाती है। इधर मिल्स टाउन में टेल्का सर का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो आती नहीं। उसे पता चलता है कि होली नाइट उसे शैडो फॉरेस्ट की ओर भगा रहे हैं। आसमान में ब्लैक ड्रैगन नाइट ऑर्डर उड़ रहा था और उन्होंने सर को घेर लिया होता है। उसने 3 को मार गिराया था, लेकिन काफी थक गई होती है और फिर उसका सामना वाइस कैप्टन गिजून से होता है। वो बताता है कि ऑर्डर सर को मारने का है, पकड़ने का नहीं। तभी वहाँ पर टेल्का का पैरालिसिस स्पेल गूंजता है। सर ये देखकर हैरान थी। उसने ड्रैगन क्रिस्टल लौटाना चाहा, लेकिन टेल्का ने मना कर दिया। वो कहता है कि एक भरोसेमंद बॉडीगार्ड मिलना बहुत मुश्किल है। सर यहाँ पर रोने वाली थी कि टेल्का ने कहा कि अपने कपड़े बदल लो। दरअसल टेल्का चाहता था कि पहचान से बचने के लिए वो कपड़े अपने बदल ले। उन्होंने गिजिन से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन दूर से भाला आकर उसकी खोपड़ी चीर दिया। वहाँ पर व्हाइट ड्रैगन पर सवार होकर एक आदमी आता है जिसका नाम सिवेट था। वो सुप्रीम ह्यूमन 5 ड्रैगन नाइट का लीडर होता है। वो बताता है कि नाइट अल्ट्रा सर की खूबसूरती पर पागल था। सिवेट उसे ले गया था और अल्ट्रा ने उसे मरवाने का ऑर्डर दिया था।
अब यहाँ पर सर टूट गई। सिवेट कहता है कि उसे जीने का वो मौका देगा और टेल्का की ओर देखकर उसकी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई। टेल्का यहाँ पर बिल्कुल शांत था और कहता है कि उसे थोड़ा और समय चाहिए और वो बताता है कि वो भी एक समन्ड अदरवर्ल्ड वॉरियर है। वो वादा करता है कि वो और भी ताकतवर होकर सिवेट को मारेगा। सिवेट इससे काफी खुश हुआ और दोनों को छोड़ने के लिए वो मान गया, लेकिन ये टेल्का की एक चाल थी। उसने तुरंत ही अपना पैरालिसिस कास्ट किया सिवेट और उसके 5 ड्रैगन नाइट पर। सिवेट यहाँ पर थोड़ा ही हिल सका, लेकिन वहीं पर गिर पड़ा। टेल्का ने पॉइजन कास्ट किया और सिवेट खून से लथपथ भाला उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन फिर भी वो वहीं पर मारा गया। कमांडर की मौत पर फायरवर्क सिग्नल गया और टेल्का तुरंत ही रुक गया और वहां पर उसके बाकी स्क्वाड्स भी आ गए। उसने तुरंत ही अपने स्लाइम पिगायारू के साथ कंबाइंड स्टेटस एक्टिवेट किया और उसके टेंटिकल्स निकले और उसके पैरालिसिस कास्ट चारों तरफ फैल गए। उसे वहां पर नए स्किल्स भी मिलते हैं, जिनमें बर्सर्क और डार्क शामिल थे। वो लोग एक एक करके सारे नाइट्स को मार देते हैं और आखिर में सिवेट की आंखें गुस्से से टेल्का को बस देखती रहती है और फिर हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सबसे ताकतवर इंसान अब मर चुका था। उस रात टेल्का ने सर को गॉडेस की स्कीम्स के बारे में बताया। सर ने उसके रिवेंज के लिए अपनी ताकत देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। टेल्का के लिए ये बस एक अपने लिए खुद का सेल्फिश रिवेंज था। वो कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसकी तलाश सर कर रही थी। सर यहाँ पर जानती थी कि टेल्का ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी और वो ये कर्ज चुकाना चाहती थी। टेल्का के पास ये फेवर स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और वो दोनों मिलकर उस गॉडेस से बदला लेने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर 3 सोल्जर रूइंड वेस्टलैंड की जांच कर रहे थे। उन्होंने क्रिस्टल का रंग नॉर्मल की तरह बदलते नहीं देखा। एक सोल्जर ने सोचा कि उन्हें ये बात जाकर एलियन को रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन 2 बूढ़े आदमियों ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। शुरुआत से ही कोई भी उस रूइंड वेस्टलैंड से कभी एस्केप नहीं हुआ था। क्रिस्टल बस एक्सपायर हो गया था और रियलिटी में कुछ भी नहीं हुआ होगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इन रूइन से निकलने वाला व्यक्ति इस समय किसी टाउन के फेस्टिवल में आराम से घूम रहा है। टेल्का ने फ्लाई किंग मास्क उठा लिया। ये डीमन का किंग था जिसने डीमन आइलैंड को सभी इन्वेडर के खिलाफ एक बैटल फोर्ट्रेस में बदल दिया था, लेकिन आखिर में वो भी रूट ऑफ इविल द्वारा बाहर निकाल दिया गया। उसकी आर्मी फाइनली डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन जिस तरह उन्होंने सेक्रीफाइस दिया था वो इतना हीरोइक था कि बहुत लोग उनका सम्मान करते थे। टेल्का ने तय किया कि वो ये मास्क अपने पास ही रखेगा, क्योंकि ऐसे वो हीरो की तरह नेक काम करने के लिए बना ही नहीं था। एक डीमन बनना ही उसके स्वभाव से ज्यादा मेल खाता था। वहीं एक बहुत सारे किंगडम के रूलर की मीटिंग में मैग्नार किंगडम का व्हाइट वुल्फ किंग सिग्मा अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि सुप्रीम ह्यूमन मर चुका है, लेकिन उला किंगडम का डीमन वॉर किंग जिन खुद 5 ड्रैगन नाइट्स की बॉडी कंफर्म कर चुका था। वो इस घटना की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। एलियन किंगडम के किंग यूसुफ ने सारी रिपोर्ट गॉडेस पर छोड़ दी थी। विसियस ने कहा कि 5 ड्रैगन नाइट्स होली नेशन नी के सिराज का पीछा करते समय एलिमिनेट हुए थे। योनाट डची की होली आई गार्डियन एल्मा को भी पता था कि सर दरअसल नी के होली नाइट ऑर्डर की फॉर्मर कमांडर थी। उन्हें खून से सना क्लोथ का एक टुकड़ा मिला जो शायद सर का था और उस ब्लड के आधार पर या तो वो बहुत घायल थी या मर चुकी थी। विसियस का मानना था कि ब्लैक ड्रैगन नाइट ऑर्डर को खोना होली अलायंस के लिए बहुत बड़ा लॉस था, इसीलिए अब अदर वर्ल्ड वॉरियर की रोल और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। वहीं मीरा अंपायर की मैड ब्यूटी एम्पेरर फैल्केटिसियन ने खुलकर कहा कि एलियन को इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जब रूट ऑफ इविल आएगा तो बाकी नेशन को एलियन पर डिपेंड करना पड़ेगा। तभी उनका एक आदमी आकर रिपोर्ट देता है कि ब्लैक ड्रैगन नाइट ऑर्डर की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने ली है, जो है एसेंट कर्ज मेज सोसाइटी। इधर सर और टेल्का नॉर्थ की ओर बढ़ रहे थे और उला किंगडम की कैपिटल मोनार्की पहुंचते हैं, जहां पे ब्लडी ब्लड एरिना था, एक ऐसी जगह जहां पर गुलाम और मर्सनरीज एक दूसरे को मारते थे। लड़ने वालों को ब्लड ग्लैडिएटर कहा जाता था और जो जीतता था उसे रिवॉर्ड्स मिलते थे। और इस जगह को उला के ड्यूक और मर्सनरी गिल्ड ऑपरेट करते थे। हमेशा की तरह वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक टैवर्न में जाते हैं, जहां पर कर्स मेज सोसाइटी द्वारा 5 ड्रैगन नाइट्स को मारने की खबर फैल चुकी थी। वो हर जगह ये बात फैला रहे थे कि उन्होंने ड्रैगन नाइट्स को कर्सेस से मारा, क्योंकि वो लोग कर्स गॉड मुआजी की पूजा करते थे। कुछ लोग इस बात पर बिलीव नहीं करते। उनका मानना था कि ऐसा कारनामा सिर्फ ब्लड अरीना का कोई ड्रैगन स्लेयर चैंपियन या फिर फॉरबिडन विच ही कर सकते हैं। और जैसे ही ये नाम सामने आया, टेल्का तुरंत ही उन 2 बात करने वाले लड़कों के पास गया। उस फॉरबिडन विच से मिलने का दावा करने वाला ब्लड ग्लैडिएटर मोनार्की का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर माना जाता था, जिसका नाम ईव था। जैसे ही उनकी बातें खत्म हुई, ईव टैवर्न का डोर खोलकर अंदर आती है। टेल्का ने उससे फॉरबिडन विच के बारे में पूछा तो ईव ने कहा कि वो गोल्डन डेविल बेल्ट में गई थी, लेकिन उस विच से कभी मिल नहीं पाई। वो जगह बहुत ही खतरनाक थी। अगर टेल्का वहां पर गया तो 2-3 दिन भी वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। सर समझ गई कि ईव झूठ बोल रही है, उसे जरूर पता है कि विच कहां पर है। यहाँ पर ईव ने ये भी कहा कि ब्लड ग्लैडिएटर अपनी लाइफ के बाद सबसे ज्यादा मनी को वैल्यू करते हैं। काफी पैसे हो तो वो अपनी फ्रीडम खरीद सकते हैं। उस रात टेल्का ने सर से कुछ क्लोज कॉम्बैट डिफेंसिव टेक्निक भी सीखी। दोनों धीरे धीरे क्लोज आने लगे थे। वो साथ में बैठकर पेस्ट्री खा रहे होते और चाय पी रहे
गए थे और देर रात तक बातें कर रहे होते हैं। सर के लिए ये फीलिंग शब्दों में बयान नहीं की जा सकती थी। टेल्का जानता था कि सर सच में एक बहुत ही काइंड पर्सन है। वो पूरी कोशिश करती थी कि उसकी स्वॉर्ड बन सके। वो ये भी जानता था कि वो अपनी भावनाओं को दबा रही है ताकि वो अपनी रोल को अच्छी तरीके से निभा सके। टेल्का इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल था उसके प्रति, लेकिन फिलहाल उसका ध्यान सिर्फ रिवेंज के ऊपर था और वो अभी बाकी फीलिंग्स के लिए तैयार नहीं था, जैसे ये कोई श्राप हो। लेकिन रिवेंज पूरा होते ही वो बाकी चीजों पर फोकस कर सकेगा। सर ने कसम खाई कि वो पूरी ताकत से टेल्का को उस कर्ज से मुक्त करने में मदद करेगी। टेल्का भी उस लड़की की ताकत पर डिपेंड करने लगा था। अगली सुबह सर ने इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म किया कि सब लोग फीमेल ब्लड ग्लैडिएटर ईव की बात कर रहे थे। वो सबसे पहली स्लेव थी, फिर ब्लड ग्लैडिएटर वर्ल्ड में बेची गई थी और लियोपार्ड वुमेन के ब्लड डुएल्स ने उसके पहले मैच से ही अटेंशन खींच लिया था। पिछले 3 सालों में उसने एक भी फाइट नहीं हारी थी और कल उसका फाइनल ब्लड डुएल का मैच था। इसका मतलब उसने अपनी फ्रीडम खरीदने के लायक पैसे जमा कर लिए थे, इसीलिए पैसों से उसके साथ नेगोशिएट करना मुश्किल होगा। लेकिन उसके पास एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। उसने 2 साल पहले ही इतने पैसे कमा लिए थे और यहाँ पर ईव किसी दूसरे बच्चे की फ्रीडम के लिए लड़ रही थी, क्योंकि टॉप ब्लड ग्लैडिएटर अक्सर अपने फाइनल मैच में मर जाते थे और इसीलिए सर को भी डर था कि ब्लड अरीना मैनेजमेंट जानबूझकर ग्लैडिएटर को डिसएडवांटेज में डालता है। ये सुनकर टेल्का को आखिरकार इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक क्लू मिल जाता है। ईव अभी तक अनडिफीटेड चैंपियन थी और वो काफी फेमस भी थी, लेकिन जनरेशन बदलने के लिए ऑर्गेनाइजर जरूर उसे मारने की कोशिश करेंगे। लेकिन टेल्का ने तय किया कि वो ऐसा होने नहीं देगा। उसने फैसला किया कि वो आज ही ईव से डील करेगा। वो एक डार्क एलाई में मिलते हैं। टेल्का ने बताया कि ऑर्गेनाइजर और ड्यूक कल के मैच में ईव को हराने की प्लानिंग कर रहे हैं और वो नहीं चाहता था कि फॉरबिडन विच की इन्फॉर्मेशन दिए बिना ईव मारी जाए। उन्हें पता चला है कि वो लीज नाम की एक एल्फ चाइल्ड की रक्षा कर रही थी जो उसके साथ ही गुलाम थी। ईव ने उन्हें ये बताने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन वो कल के ब्लड डुएल से भाग नहीं सकती थी। अगर वो भागती तो वो और लीज डूक और डुआन और साथ ही पूरे कॉन्टिनेंट के मर्सनरीज द्वारा हंट किए जाते। ब्लड अरीना चलाने वाले लोग बाउंटी के लिए उनका पीछा करते और अगर सिर्फ ईव की बात होती तो ठीक था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि लिज पूरी जिंदगी भागती रहे। टेल्का ने बताया कि उन्हें फॉरबिडन विच के हाइड आउट में शेल्टर मिलेगा। टेल्का और सर उसके साथ होंगे तो शायद वो वहां तक पहुंच सकेगी। उसे मैजिक आता था और उसने बोन किंग और 5 ड्रैगन नाइट्स को हराया था। उसने अपनी पावर दिखाने के लिए ईव के ऊपर पैरालाइसिस स्पेल भी डाला। सर ने भी अपनी आइडेंटिटी उसके सामने रिवील कर दी और कसम खाई कि उसने सीवेट और उसके सबऑर्डिनेट्स को अपनी आंखों से मरते देखा है। लेकिन फिर भी ईव चाहती थी कि वो कल का मैच खुद जीतकर अपनी फ्रीडम खुद ही हासिल करे। टेल्का का मानना था कि ड्यूक डुआन अपना प्रॉमिस नहीं निभाएगा। उसके बारे में जो सुना था उससे वो अच्छा इंसान नहीं लगता था जो आसानी से किसी स्लेव को फ्री कर दे। ईव ने डुआन के साथ लंबे समय तक काम किया था और वो जानती थी कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन वो इंसान है और टेल्का जैसा निर्दयी नहीं होगा। टेल्का ने इसके बाद कुछ और नहीं कहा। उन्होंने तय किया कि वो कल निकल जाएंगे और जाने से पहले मेन गेट के पास वाले ब्रिज पर इंतजार करेंगे। अगर ईव ने अपना मन बदल लिया तो वो वहां पर आ जाए। वहीं शहर के दूसरे कोने में कर्स मेज सोसाइटी ने एक घर को घेर लिया था क्योंकि उस परिवार ने कर्स गॉड मुआजी का विरोध किया था। ये लोग सड़कों से औरतों को पब्लिकली उठा भी रहे थे, लेकिन किस्मत से टेल्का वहां से गुजर रहा था और उसने समय पर उन्हें बचा लिया और वो दोनों अपने वादे के मुताबिक ब्रिज पर इंतजार करते रहे। ईव अभी भी मानती थी कि उसने ड्यूक डुआन के लिए अपनी जिम्मेदारी से बढ़कर काम किया है और कम से कम वो इसके सहयोग के लिए कुछ दया दिखाएगा। लेकिन बढ़ते शक के कारण वो सो नहीं सकी और ये कंफर्म करने गई कि अगर वो वहां पर कल जीत गई तो क्या उसे आजादी मिलेगी। ईव ने डुआन को अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बातचीत करते हुए सुन लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि डुआन ने सच में उसकी मौत का इंतजाम कर रखा है, क्योंकि वो उसके लिए बस एक गंदा जानवर थी। लीज भी उसकी किस्मत से नहीं बचेगी। डुआन उस छोटी लड़की को अडॉप्ट करने वाला था और उसे पता था कि वो एल्फ चाइल्ड बड़ी होकर सुंदर बनेगी। वो उसे खुद ही ट्रेन करेगा और जब उससे उब जाएगा तो अपने इन्वेस्टमेंट की भरपाई के लिए वो उसे कहीं पर बेच देगा। यहाँ पर ईव इससे काफी गुस्से में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ड्यूक कितना घिनौना इंसान हो सकता है। ईव ने अरीना से भागकर टेल्का से मिलने का फैसला किया। उसने मान लिया कि वो टेल्का को बताएगी कि विच कहाँ पर रहती है। अब रात काफी हो चुकी थी, लेकिन लिज को अभी भी बिना रुके काम करना पड़ रहा था। वहाँ के ऑनर ने छोटी लड़की को बिना किसी वजह के पीटा भी था, सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए। बच्ची जानती थी कि उसे भी अपनी बहन की तरह मजबूत बनना होगा। तभी ईव ने दरवाजा लात मार कर खोला और ऐलान किया कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बूढ़ी औरत उससे रिक्वेस्ट करने लगी और माफी मांगने लगी और उसने कहा कि जो भी उसने किया वो सिर्फ ड्यूक के ऑर्डर का पालन कर रही थी। ईव इतना भोली थी कि उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उसे माफ भी कर दिया। लेकिन ये नाटक टेल्का की नजरों से बच नहीं सका। जैसे ही दोनों बहनों वहां से गई, उस औरत ने अपना असली घिनौना रूप दिखा दिया। वो उसे लगातार कोसने लगी क्योंकि उसके पीछे ड्यूक का सहारा था। टेल्का जानता था कि वो डांटते समय चीजें तोड़कर तेज आवाज करना पसंद करती है। जिसे डांटा जाता था उसके लिए ये एक टॉर्चर जैसा था।
हर आवाज के साथ पिटाई की यादें वापस आ जाती थी। ये सोचकर कि इतनी बुरी हरकतों के बाद भी वो आराम से जी रही है, टेल्का को बेहद ही इससे घिन आने लगी थी। उसने उसके ऊपर कई सारे स्पेल्स डाले और फिर सीन को ऐसे सेट कर दिया जैसे कोई नॉर्मल रॉबरी हुई थी। उनका ग्रुप अंडरग्राउंड सीवर के रास्ते शहर छोड़कर बाहर निकल गया। ईव जानना चाहती थी कि टेल्का विच से क्यों मिलना चाहता है, और जब उसे पता चला कि वो एंशिएंट लिखावट को सिर्फ पढ़ने का तरीका ढूंढना चाहता है और उसका कोई मुसीबत खड़ा करने का इरादा नहीं है, तो उसने और भी सवाल नहीं किए। उसने सोचा कि अब इस लड़के पर पूरा भरोसा कर सकती है, क्योंकि फॉरबिडन विच की जानकारी लेने के लिए वो लिज को धमकाकर भी काम निकाल सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं, इसीलिए वो जरूर एक डिसेंट इंसान होगा। लेकिन ईव नहीं जानती थी कि उसका ग्रुप में शामिल होना भी टेल्का की प्लान का ही हिस्सा था। टेल्का जानता था कि ईव का विच से कोई ना कोई कनेक्शन है, इसीलिए उसे साथ रखने से विच तक पहुंचना आसान होगा। इसके अलावा लिज एक डार्क एल्फ थी जो कि विच की ही रेस की है। चाहे कुछ भी हो, वो ऐसे गेस्ट थे जिन्होंने उसकी रेस की एक लड़की को बचाया था, और वो इसका इस्तेमाल विच से गुडविल पाने के लिए कर सकता था। और ये सब वो जो कुछ भी कर रहा था वो अपने ही भले के लिए कर रहा था। फिर भी किसी बच्चे को मुस्कुराते देखना उसे कांपते और रोते देखने से तो बेहतर ही था। डुआन के सोल्जर भी हर तरफ फैलकर उनका पीछा करने लगे थे। ईव को लगता है कि इतनी जल्दी उनका पीछा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एरिना में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई थी जिसका नाम मुआजी था, जो कि एसेंट सोसाइटी का लीडर था। यहाँ पर उन चारों ने तय किया कि वो यहीं पर रुककर पीछा करने वालों पर एम्बुश करेंगे। उन्होंने घोड़ों का इस्तेमाल करके डुआन की आर्मी को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ दिया, जिससे वो पीछे आ रही एसेंट सोसाइटी से अलग हो गए। हालांकि सामने बहुत सारे दुश्मन थे। टेल्का के पास एक प्लान था। उसने ईव को लीच की रक्षा करने का काम दिया, जबकि वो और सर दूसरी जगह से एम्बुश करेंगे। उसने अपना फ्लाई किंग मास्क पहन लिया और अब वो उन दुश्मनों को मजा चखाने के लिए तैयार था। मुआजी को यकीन था कि उसे यहाँ पर फंसाने का ट्रैप लगाया गया है। उसने ये देख लिया था कि जानबूझकर पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उसे फॉरेस्ट की ओर लुभाया गया था। वो बाहर खड़ा होकर जोर से चिल्लाया कि वो टेल्का के प्लान को समझ चुका है। तो यहाँ पर सर सबसे पहले बाहर आई। उसके सिर पर फ्लाई स्वॉर्ड्समैन मास्क था। मास्क की वजह से मुआजी उसे पहचान नहीं पाया। उसने उससे कहा कि अगर वो ईव और लिच को उसे सौंप दे तो वो उसकी जान बख्श देगा। उसने उसे एसेंट कर्स मेज सोसाइटी में शामिल होने का ऑफर भी दिया। अगर उसने मना किया तो वो उस पर कर्स डालेगा, जिससे उसे इतना दर्द सहना पड़ेगा कि वो जीना नहीं चाहेगी। वो घमंड से कहता है कि इस कर्स के सामने 5 ड्रैगन नाइट्स और सुप्रीम ह्यूमन भी बेबस थे। सर ने उसकी बात मानने का नाटक किया और उन्हें अपने पीछे आने को कहा, लेकिन मुआजी जानता था कि वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगी। उसे जंगल के अंदर ले जाने के पीछे जरूर उसकी कोई चाल थी। उसने तुरंत ही अपने आदमियों को दूरी बनाए रखने और लड़ाई के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दिया। मुआजी ने यहाँ पर काफी प्राउडली कहा कि उसके एसेंट सोल्जर असैसिन गिल्ड की लेगेसी के वारिस हैं। भले ही उन्हें पहले इविल मानकर दूसरे वर्ल्ड के वॉरियर ने तबाह कर दिया था, लेकिन अब वो कर्स मेजेस बनकर असैसिन गिल्ड का काम आगे बढ़ा रहे थे। उनका पॉइजन बेहद कॉम्प्लेक्स था, जो सिर्फ खास फॉर्मुलेशन मेथड से बनता था, जो कुछ बचे हुए असैसिन गिल्ड मेंबर से मिला था, और यही असली नेचर ऑफ द कर्स था। इसीलिए उन्होंने तुरंत ही दावा किया कि उन्होंने 5 ड्रैगन नाइट्स को मारा है। ये परफेक्ट मौका था लोगों को कर्स पर विश्वास दिलाने का, क्योंकि कोई ये साबित नहीं कर सकता था कि वो सच में मौजूद है या नहीं। वो ड्यूक डुआन के परिवार को सीढ़ी बनाकर पॉलिटिक्स में घुसेंगे और असैसिनेशन से अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाएंगे और इस पूरे देश पर कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पर सर ने उसे अपनी असली आइडेंटिटी बता दी, लेकिन मुआजी को विश्वास नहीं हुआ कि वो 5 ड्रैगन नाइट्स की किलर है, क्योंकि सुप्रीम ह्यूमन उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। उसने अपने एक आदमी को बुलाया और यही वो आदमी था जो ईव के फाइनल ब्लड डुएल का अपोनेंट था, अपने छोटे भाई के साथ, और ये दोनों कर्स मेज सोसाइटी के सबसे ताकतवर लोग थे। मुआजी ने सर के पीछे भी एम्बुश करने के लिए लोग छिपा रखे थे। उसे भरोसा था कि उसकी इंटेलिजेंस के सामने कोई नहीं बच सकता। तभी अचानक एक चकाचौंध करने वाली लाइट वहां पर चमकती है और कर्स मेज सोसाइटी के सभी मेंबर स्पेल से हीट होकर वहीं पर जम जाते हैं, और वो हिल भी नहीं पा रहे थे, और बिना किसी रेजिस्टेंस के धीरे धीरे वो मरने लगे थे। और ये सब कुछ टेल्का के प्लान के अंदर ही था, और यहाँ पर वो सारे गिरकर मारे जाते हैं। अब उन्हें सिर्फ ड्यूक डुआन की बिखरी हुई आर्मी से निपटना था। यहाँ पर पिगायारू ने अपनी पिछली सारी स्पेल में सारी एनर्जी खत्म कर दी थी, इसीलिए ईव ने मेन फाइटिंग फोर्स बनने का फैसला किया। वो हर एक दुश्मन की पोजीशन को पिन पॉइंट कर सकती थी, लेकिन उसे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। टेल्का ने सभी नाइट्स को पैरालाइसिस में जकड़ दिया था, चाहे उनका आर्मर कितना भी मजबूत क्यों ना हो। बूढ़ा आदमी डुआन और उसका भरोसेमंद आदमी दूर से पहुंचते हैं। दोनों जोर जोर से हंस रहे थे, ये सोचते हुए कि अब वो उस एहसान फरामोश औरत को मार डालेंगे। टेल्का को उनसे बहुत नफरत होने लगी और उसने पैरालाइसिस उनके ऊपर कास्ट किया, लेकिन अब वो अपने टारगेट लिमिट तक पहुंच चुका था, इसीलिए अब वो कुछ और ट्राई करता है। उसने उसके आदमियों पर डार्क कास्ट किया और उसकी विजन गायब हो गई, और बस यही एक सेकंड काफी था उसका सर धड़ से अलग करने के लिए। ईव गुस्से में एक एक को काट कर मारने लगी और यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचा। अब डुआन डर से पागल होने लगा था।
ईव ने टेल्का का धन्यवाद किया। पहली बार उसे इस तरह लड़ते हुए एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। उसने एक भयानक आवाज निकाली और उछलकर बाकी नाइट्स को भी खत्म कर दिया और अब सिर्फ डुआन बचा था और वो भी अपने घोड़े पर जमा हुआ। और तभी एक तलवार चली और उसकी गर्दन सर से अलग हो गया और यहाँ पर आखिरकार वो मारा जाता है। टेल्का ने एसेंट सोसाइटी की लाशों को भी डिस्पोज करने का फैसला किया। वो चाहता था कि दुनिया उन्हें ही असली दोषी मानती रहे। वो आगे की यात्रा जारी रखते हुए एक पत्थर की गुफा में साथ आराम करने लगते हैं। सर को यहाँ पर जिज्ञासा होती है कि क्या टेल्का को ईव और लिज के लिए कोई खास फीलिंग्स है। उसे लगा कि वो उनके साथ बहुत जेंटल व्यवहार करता है। टेल्का ने जवाब दिया कि ईव में उसे अपनी आंट की छवि दिखती है। उनकी काइंडनेस बिल्कुल वैसे ही थी। उसके अंकल और आंट ही एकमात्र कारण थे कि वो अपने पुराने वर्ल्ड में लौटना चाहता था और लिज में उसे अपना पास्ट दिखाई देता था, क्योंकि दोनों की बचपन बहुत मुश्किल रही थी। वो दोनों खराब माहौल में पले थे। फर्क बस किलिंग इंटेंट का था। वो हर उस चीज को खत्म कर देता था जो उसके लिए खतरा बनती थी। उसने सर से ये भी कहा कि वो रिवेंज के इस रास्ते को जब चाहे छोड़ सकती है। बदले में वो सर की एक इच्छा पूरी करेगा, इसीलिए उसे सोचने के लिए समय लेना चाहिए। इधर कहीं और आयाका चुपके से नियांटिन के साथ ट्रेनिंग कर रही थी, जो विसियस की ही एक सबऑर्डिनेट्स थी। नियांटिन ने ये ट्रेनिंग इसीलिए स्वीकार किया था क्योंकि आयाका उसे अपनी छोटी बहन जैसी लगती थी। इस वर्ल्ड में नियम साफ थे, खाओ और खाने दो। अगर कमजोरी दिखाई तो हिंसा और लालच का शिकार बनना तय था। अगली सुबह टेल्का ने लिज को एक नई ड्रेस दी। सर ने ग्रुप का नाम रखने का भी सुझाव दिया कि इनका नाम फ्लाई किंग्स वॉरियर बैंड रखना चाहिए। सब उसकी बातों से सहमत थे और अब एक नई मर्सनरी ग्रुप का जन्म हो चुका था। इसके बाद वो डेविल बेल्ट पर पहुंचते हैं। दूर एक करप्टेड एंशिएंट ट्री दिखाई दे रहा था और अब वो भले ही ऐसा दिखता हो, लेकिन पहले वो एक बहुत ही सेक्रेट ट्री माना जाता था। ईव ने फैमिली क्रेस्ट निकाला जो पिछली ट्राइबल लीडर और उनके बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को दिया जाता था। ब्लू डॉट उनकी लोकेशन थी और रेड डॉट फॉरबिडन विच की, और उनको बस इन दोनों डॉट्स को पास लाना था। एक रात गॉडेस द्वारा किए गए अत्याचारों को याद करके टेल्का का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। लोग कहते हैं कि समय घाव को भर देता है, लेकिन उस गॉडेस के लिए उसका हेट्रेड कभी खत्म ही नहीं हुआ। उसने कसम खाई कि वो उसे एक दिन नरक में जरूर पहुंचा कर रहेगा। गोल्डन डेविल बेल्ट बेहद ही डेंजरस माना जाता था, लेकिन वहीं बहुत सारा एक्सपीरियंस भी था। वो AIS क्लास वॉरियर तक नहीं पहुंच सकता था, लेकिन गैप कम कर सकता था, यानी वो अब भी लेवल अप कर सकता था। टेल्का के दिमाग में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, डेविल बेल्ट के सारे मॉन्स्टर्स को मारना। जहां तक उसके क्लासमेट्स की बात थी तो वो टाकुडो, यासु, आयाका और असागी के लीडरशिप में अलग अलग ग्रुप में बढ़ चुके थे। उनके लेवल बढ़ जरूर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ बेसिक स्टैट्स तक ही लिमिट था। उनके पास अभी भी कोई कॉम्बैट स्किल या स्पेशल टेक्निक नहीं थे, इसीलिए आगे ट्रेनिंग के लिए उनके एक्सपर्ट्स को यहाँ पर बुलाया था ताकि वो उनके साथ प्रैक्टिस कर सके। हाल ही में उसने डीमन लॉर्ड की तरफ से बड़े मूवमेंट भी डिटेक्ट किए थे। अगली लड़ाई का स्केल उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला था। यहाँ खड़े एलियन वॉरियर भी उस बैटल में हिस्सा लेने वाले थे और उनका पहला टारगेट था गोल्डन डेविल बेल्ट। और वहीं टेल्का की ग्रुप ने भी डेविल बेल्ट में एंटर करने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो चलते हुए उस जगह के मॉन्स्टर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। टेल्का हर टाइप के मॉन्स्टर पर एक एक करके स्पेल टेस्ट कर रहा था, ये कंफर्म करने के लिए कि स्पेल सक्सेसफुली कास्ट हो रहा है या नहीं। वो मॉन्स्टर र्यून्ड वेस्टलैंड वाले मॉन्स्टर से काफी कमजोर लग रहे थे। तभी उसे गोल्डन डेविल बेल्ट के अंदर और गहराई तक जाने का कॉन्फिडेंस मिला। रास्ते में उन्होंने मिलकर कई सारे ऑब्स्टेकल्स को पार किए। टेल्का चाहता था कि लिज भी अपनी सुरक्षा खुद ही कर सके, इसीलिए उसने उसे अपने तरीके से काम करने दिया। लिज खुद भी सब पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वो खुद से मदद करती रहती थी ताकि ग्रुप्स के बाकी लोगों को उसकी ज्यादा चिंता ना करनी पड़े। लेकिन टेल्का हमेशा उस पर नजर रखता था ताकि अगर कुछ भी हो तो हैंडल कर सके। वो जानता था कि उस छोटी लड़की की परिस्थितियां उसके पास्ट जैसी ही थी। तभी ईव को आगे कुछ खतरा महसूस हुआ। मॉन्स्टर का एक ग्रुप उनकी तरफ आ रहा था, लेकिन ईव की एबिलिटी उनसे निपटने के लिए काफी नहीं थी। ये वही बड़े मॉन्स्टर थे जिनकी वजह से पहले ईव और लिज गोल्डन डेविल बेल्ट से भाग गए थे। टेल्का ने ईव को पीछे हटने को कहा और खुद इंतजार करने लगा कि वो उसकी कास्टिंग रेंज में आ जाए। और एक चिल्लाहट के साथ ही वो दोनों जाइंट मॉन्स्टर एक ही जगह पर रुक गए। उसने फैसला किया कि उन्हें जल्दी खत्म करना होगा और तभी उसका लेवल फाइनली प्रोग्रेस हुआ। साथ ही उसने पिगायारू को स्ट्रेंथन करने के लिए मटेरियल्स भी कलेक्ट किए। तभी अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, लेकिन ना तो ईव की सेंसेस और ना ही सर के स्पिरिट्स कुछ डिटेक्ट कर पाए थे। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वो चीज पास ही थी। पिगायारू ने बताया कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो एग वो कैरी कर रहा था वो हैच होने वाला है। और तभी एक अजीब सा हॉर्स लाइक मॉन्स्टर सेल को तोड़कर बाहर निकलता है। इस हॉर्स के पास मैजिकल एसेंस ऑब्जर्व करने वाला ऑर्गन था जो मैजिकल बीस्ट और मैजिकल क्रिएचर में कॉमन होता है। ये सुनकर टेल्का ने उस ऑर्गन में मैजिकल एसेंस चैनल किया और एसेंस मिलने पर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, लेकिन 1000 MP एब्जॉर्ब करने के बाद वो छोटा सफेद घोड़ा ट्रांसफॉर्म होकर एक मस्कुलर घोड़ा बन गया जिसकी मसल सॉलिड थी, लेकिन वो अभी भी और भी मैजिकल एसेंस ऑब्जॉर्ब कर सकता था। टेल्का ने उसमें और भी MP चैनल किया और अब उनके सामने एक इनॉर्मस मॉन्स्टर खड़ा था
जिसका चेहरा घोड़े जैसा था और जिसके सर पर सींग थे और 8 पैर भी थे। टेल्का ने उसका नाम स्लैपनियर रखा और उसे ये नाम बहुत ही ज्यादा पसंद आया। जंगल की दूसरी तरफ टेल्का के क्लासमेट मॉन्स्टर हंटिंग के बाद रेस्ट कर रहे होते हैं। असागी की टीम काफी यूनाइटेड लग रही थी। वो मॉन्स्टर शेयर कर रहे थे ताकि सबको एक्सपीरियंस मिल सके, लेकिन टकुडो काफी चिढ़ा हुआ था कि एस क्लास होने के बावजूद उसे मामूली मर्सनरीज की सुपरविजन में रहना पड़ रहा था और मॉन्स्टर भी काफी छोटे थे। उसी रात उनका सामना उन्हीं मॉन्स्टर से हुआ जिनसे टेल्का पहले लड़ चुका था। यहाँ पर टकुडो आगे जाकर उसका सामना करता है और उसकी सिग्नेचर स्किल लेवल 4 तक पहुंच चुकी थी। हाथ लहराते ही वो मॉन्स्टर फ्लेम से घिर जाते हैं। टकुडो इससे काफी खुश लग रहा था और यही फ्यूचर किंग की पावर थी। वहीं इधर वो ट्विन सिस्टर अकेले काम करना पसंद करती थी। उन्होंने अभी अभी एक स्पाई को खत्म भी किया था जो उन पर नजर रख रहा था। हिजरी को लगा कि गॉडेस ने उन्हें ट्रेनिंग में ट्रबल पैदा करने के लिए छोड़ा था। वहीं टकुडो की फ्लेम्स ने जंगल का एक पूरा हिस्सा रोशन कर दिया था। टेल्का ने उसे दूर से देखा और वो तुरंत ही काफी सावधान हो गया क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में था। ये वही डायरेक्शन है जहाँ एलियन थे और जहाँ पर वो गॉडेस छिपी थी। यहाँ पर स्लैपनियर की वजह से उनकी ट्रेवल स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो बहुत जल्दी फॉरबिडन विच के रेसिडेंस तक पहुँचने वाले थे। अगली सुबह जब सर उठी तो उसने देखा कि टेल्का और पिगायारू कहीं पर नहीं थे। ईव जानती थी कि टेल्का गोल्डन डेविल बेल्ट के बीच में उन्हें ऐसे छोड़ने वालों में से नहीं है। सर भी ये बात जानती थी, इसीलिए उसने कोई चिंता नहीं दिखाई। और सच में टेल्का यहाँ पर किसी एक मॉन्स्टर को मारने गया था और यहाँ पर एक ऑर्डिनरी ह्यूमन का अकेले ह्यूमन फेस्ड वाले स्पीसीज को मारना ईव को काफी चौंका जाता है। लेकिन सर अब भी हैरान नहीं होती। वो जानती थी कि टेल्का की वजह से वो गोल्डन डेविल बेल्ट के अंदर भी रोशनी देख पा रहे थे और असंभव को भी संभव बना रहे थे। फिर भी वो चाहती थी कि वो सब कुछ अकेले अपने कंधों पर ना उठाए। आगे वो एक ऊंची पहाड़ तक पहुंचते हैं जिसे स्लैपनियर भी क्रॉस नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्हें उसके किनारे किनारे चलना पड़ा। टेल्का यहाँ पर चाहता था कि ग्रुप अपनी स्पीड बढ़ाए क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ रही थी। वो चाहता था कि बारिश आने से पहले जितना दूर जा सके जाया जाए। जैसे जैसे वो आगे बढ़े ईव को मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस कम महसूस होने लगी और ऐसा इसलिए भी था शायद क्योंकि फॉरबिडन विच आसपास ही थी। लेकिन अभी भी किसी को ये बात पता नहीं थी। रास्ते में टेल्का लीच से बातें कर रहा था। छोटी लड़की मॉन्स्टर से काफी डरती थी, लेकिन सर ने उससे कहा था कि जब तक टेल्का जिंदा है वो किसी सेफ जगह पहुंच जाएंगे। यहाँ पर टेल्का को लगा कि उसे इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी फेथ की वजह से ली जब उसके साथ रहते हुए भी नहीं डरती थी और वहीं स्लैपनियर का हमेशा उसके पास रहना उसे और भी सिक्योर महसूस कराता था। टेल्का जानता था कि लिज और ईव दोनों उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करती हैं, लेकिन ये ठीक था क्योंकि वो इस भरोसे को टूटने नहीं देगा और अंत तक वो उनका साथ देगा। उन्हें एक क्रेविस मिला जो पहाड़ के दूसरी तरफ ले जा सकता था और उसे पास करते ही विच का रेसिडेंस सामने ही होगा। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली। ईव ने एक ब्राइट फ्यूचर की कल्पना की जहाँ पर वो और लीज किसी पीसफुल लैंड में बिना किसी लड़ाई झगड़े के रह सकेंगे। तभी पीछे से एक मॉन्स्टर अचानक ही सामने आया। लीज ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाली और उसे मार दिया। टेल्का को लगा कि इस मॉन्स्टर के पीछे कुछ छिपा था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या था और वो इसके लिए ईव को ब्लेम भी नहीं कर सकता था क्योंकि अचानक से वो मॉन्स्टर सामने आ गया और कोई भी ऐसा ही रिएक्ट करता। मरने के बाद उस मॉन्स्टर ने एक तीखी आवाज निकाली और उसके शरीर से फायरवर्क्स की तरह रोशनी आसमान में चली गई, जैसे किसी को सिग्नल दे रही हो। टेल्का ने डार्क विल फैलता हुआ महसूस किया और हर डायरेक्शन से मॉन्स्टर्स की लहरें उनकी तरफ आगे बढ़ने लगी। अब टेल्का को समझ आ गया था कि ये उस मॉन्स्टर का फ्लेयर था। उसकी डेथ क्राई ने जायंट मॉन्स्टर को अट्रैक्ट कर लिया था और अब यहाँ पर एक खतरनाक युद्ध होने वाली थी जो डेविल बेल्ट में रहने वालों को भी डरा देती। उनके पहुंचने से पहले उनके पास बस थोड़ा सा समय था, इसीलिए टेल्का सोच रहा था कि क्या किया जाए। तभी ईव आगे बढ़ी और खुद को चारा बनाने का प्रस्ताव दिया ताकि वो मॉन्स्टर को बिजी कर सके और बाकी लोग फॉरबिडन विच तक पहुंच सके, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। लेकिन टेल्का ने यह आइडिया तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया। उसकी सर्वाइवल रेट बहुत लो थी और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की जरूरत नहीं थी। सर ने भी कहा कि अगर वो ईव की जगह होती तो वो भी वही करती। ऐसी सिचुएशन में हर कोई मिस्टेक कर सकता है। टेल्का ने भी कहा कि फॉरबिडन विच से मिलने में ईव बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लैन का मैप उसी के पास है और उसकी प्रेजेंस विच से नेगोशिएट करने में आसान होगी। टेल्का ने यह भी कहा कि अभी सबसे हाई सर्वाइवल रेट उसी का है। ह्यूमन फेस्ड स्पीसीज को फैटल डैमेज वही दे सकता है, इसीलिए मॉन्स्टर्स को रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को लेनी चाहिए। सर ईव और लीज को पास ही केव में शेल्टर लेने के लिए भेज दिया जाता है, जबकि टेल्का ने स्लैपनियर में मैजिकल एसेंस चैनल कर उसे उसकी हाईएस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। वहीं पिगायारू ने जंगल में बैटल सिग्नल भेजा। अब ये स्लैपनियर और पीछे आ रहे मॉन्स्टर के बीच हाई स्पीड चेस बनने वाली थी। उधर उसके क्लासमेट्स भी मॉन्स्टर वेव से बचने के लिए भाग रहे होते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वो बस अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितने ज्यादा मॉन्स्टर वो मार सके। यासु के ग्रुप के 2 लोग गिर चुके थे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी टॉप प्रायोरिटी सिर्फ अपनी सेफ्टी थी, क्योंकि वो एक हाई रैंक वॉरियर था। अयाका ने उसकी इस बेपरवाही पर उसका सामना किया, क्योंकि टीममेट्स ने उसके ऊपर भरोसा किया था और उसके पीछे चले थे, ये सोचकर कि हाई रैंकिंग वॉरियर उनकी रक्षा करेगा। लेकिन इससे यासु भड़क गया।
उसे लगा कि आयाका उसे नीचा दिखा रही है। उसके लिए जमीन पर पड़े वो लोग बस इतने ही थे कि वो स्ट्रांग नहीं थे। उसने सीधे आयाका के चेहरे की ओर उंगली दिखाते हुए चिल्लाया कि वो खुद को भी स्ट्रांग समझती है, हमेशा सेंट बनने का नाटक करती आई है वो, और दूसरों को नीचा दिखाती है। क्योंकि जब टेल्को को एक्सपेल किया गया था तब भी ये लोग खुश हुए थे और पीछे से दूसरों से नफरत करते थे, फिर वो उनके ऊपर मर्सी क्यों दिखाए। यहाँ पर टाकुडो का मानना होता है कि हर किसी का फाउंडेशन अलग होता है और सक्सेस के बाद ही पता चलता है कि वो फाउंडेशन सही थी या नहीं। अगर किसी में शुरू से ही किंग बनने की फाउंडेशन नहीं है तो उसकी सक्सेस भी टेम्पररी होगी। यासु के पास पावर हो सकती है लेकिन उसकी फाउंडेशन टाकुडो से बहुत नीचे है। और जब यासु अपनी लिमिट्स भूल कर आयाका के सामने चिल्लाने लगा तब उसी पल उसकी नीची सोच सबके सामने आ गई। टाकुडा यहाँ पर खुद को किंग मानता था और इतनी बड़ी पावर उसी जैसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। ये सुनकर यासु पागल हो गया। वो कहता है कि वॉरियर रैंक का फिर मतलब ही क्या है? सिर्फ इसीलिए कि उसके पास रैंक है तो टाकुडो को दूसरों को कचरा समझने का हक मिल जाता है। ऐसे एरोगेंट लोग अवेयरनेस में तभी आते हैं जब उन्हें पीटा जाए, लेकिन यासु इतना बेवकूफ नहीं था कि यहाँ पर लड़ाई करे। वो मुड़कर चला गया। टाकुडो ने भी आयाका को सलाह दी कि समझदार बने और दूसरों के मामले में दखल ना दे। उधर भागते हुए टेल्का ने पिगायारू का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर पर बरसर्क कास्ट किया, जिससे वो भड़ककर एक दूसरे पर ही हमला करने लगे। लेकिन इससे सिर्फ थोड़ी देर के लिए केओस हुआ था। वो जल्दी फिर कॉम्बैट मोड में आ गए। टेल्का के अटैक बस कुछ सेकंड्स के लिए ही उन्हें स्लो कर पा रहे थे। बीच में जो लीड ह्यूमन फेस्ड स्पीसीज था वो अपने टेंटिकल से पहले ही सावधान था, इसलिए वो अब भी सेफ था। तभी वहां पर तेज बारिश होने लगी। बारिश की आवाज बाकी सभी साउंड्स को दबा रही थी, जिससे वो मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस को सुनकर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। विजिबिलिटी भी बहुत खराब हो गई थी। पिगायारू के साथ फ्यूजन टेक्निक लगातार कास्ट करने से उसका एमपी तेजी से नीचे गिर रहा था और इस रेट पर वो इसे 10 मिनट से ज्यादा मेंटेन नहीं कर सकता था। अगर वो ह्यूमन फेस्ड स्पीसीज को मार पाता तो उसका लेवल बढ़ता और फाइटिंग टाइम भी एक्सटेंड हो जाता, लेकिन वो बहुत ही रिस्की था। ऊपर से अगर वो बहुत दूर होता तो उसे एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता। कोई और ऑप्शन ना देखकर टेल्का अचानक से पीछे मुड़ा और सीधा अपने पीछे दौड़ते मॉन्स्टर्स की ओर भागा। उसने अपना सारा एमपी उन पर स्पेल्स कास्ट करने में लगा दिए और जैसे ही उसका एमपी 0 पर पहुंचा उसने समय रहते एक ह्यूमन फेस्ड स्पीसीज को मार गिराया और सक्सेसफुली लेवल अप कर गया। उसका सारा खोया हुआ एमपी तुरंत ही रीस्टोर हो गया और अब समय था उन्हें मारने का। टेल्का दौड़ते हुए एक के बाद एक ह्यूमन फेस्ड स्पीसीज को मारता गया। एक ग्रुप खत्म होता तो दूसरा आ जाता। उसके पास एमपी अभी भी था लेकिन उसकी स्पेल कास्टिंग स्पीड उनकी क्लोजिंग स्पीड से मैच नहीं कर पा रही थी। मॉन्स्टर्स धीरे धीरे दूरी कम कर रहे थे और टेल्का के दिमाग में अब सिर्फ किलिंग और सर के पास लौटकर फिर से मिल पाने की जिद बची थी। ईव को चिंता थी कि टेल्का इतने सारे मॉन्स्टर के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा होगा। वो अपनी बेस्ट कंडीशन में भी नहीं था। डेविल बेल्ट में आने के बाद से ईव ने देखा था कि टेल्का सबसे कम सोता है। उसे शक था कि उसने सब पर जानबूझकर स्लिप कास्ट किया ताकि वो आराम कर सके और खुद की नींद कम करके अपने टीममेट्स की रक्षा कर सके। लेकिन ईव को मॉन्स्टर को लुभाने का तरीका बेकार नहीं था। वहाँ उन पहाड़ों के इस खतरनाक टेरेन में मूव कर पाना उसकी स्पेशलिटी थी। वो अंधेरे में देख सकती थी और उसकी हियरिंग भी तेज थी। उसे लाइट पर निर्भर रहकर अपने पोजीशन रिवील करने की जरूरत नहीं थी और अगर टेल्का घायल होता तो वो उसे उठाकर ले जाने वाली भी ईव ही थी। सर ने समझ लिया कि ईव इमोशन में नहीं सोच समझकर फैसला ले रही है, इसीलिए उसने ईव को सपोर्ट देने के बाहर जाने की इजाजत दी। कुछ दूर भागने के बाद ईव को पैपो अकेला बैठा मिली, जिसने अपने टीममेट्स खो दिए थे। लीज जैसा दिखने वाला इंसान जंगल में देखकर वो हैरान हुई और पास जाकर चेक करने लगी। तभी उसके क्लासमेट वहां पर आ पहुंचे। ईव के गले पर लाइटनिंग से रिस्ट्रेन कर दिया गया था और वो बोल भी नहीं सकी। तभी उसे समझ आ गया कि ये वही अदरवर्ल्ड वॉरियर है जिनके बारे में टेल्का ने बताया था। यहाँ पर इत्सुकी लगातार लाइटनिंग अटैक कर रहा था। अटैक धीरे धीरे ज्यादा एक्यूरेट होते गए और ईव इस फाइट में लगभग हारने लगी, लेकिन पीछे खड़ी हिजरी ने उन्हें रुकने को कहा। उसे पता था कि ईव कोई मॉन्स्टर नहीं। वो दोनों ट्विन सिस्टर आपस में कैजुअली बात करती रही, जैसे ईव वहां पर खड़ी ही ना हो। हिजरी आगे बढ़ी और उससे माफी मांगी और उम्मीद जताई कि ईव बुरा नहीं मानेगी और वो अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। ईव ने महसूस किया कि उनके सामने खड़े लोगों में कोई ओपनिंग नहीं थी। उनका ऑरा टेल्का से काफी मिलता जुलता था। उसने बताया कि वो अपने मास्टर को ढूंढ रही है और हिजरी ने इस वर्ड से ये अंदाजा लगा लिया कि ईव का मास्टर कोई ऐसा है जो ह्यूमन फेस्ड स्पीसीज के खिलाफ सरवाइव कर सकता है। उसकी ये शार्पनेस देखकर ईव ने उसे एक्नॉलेज किया, लेकिन उसके लिए टेल्का की तुलना उन ऑर्डिनरी क्रिएचर से नहीं हो सकती थी। वास्तव में पूरी रात की लड़ाई के बाद टेल्का ने आखिरकार सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था और वहाँ पर पिगामारू और स्लैपनियर दोनों भी एग्जॉस्टेड हो चुके थे। टेल्का का लेवल 2000 से भी ऊपर चला गया था, लेकिन लेवल बढ़ने के बावजूद उसकी स्टैमिना और उसके घाव जल्दी रिकवर नहीं हो पा रहे थे। फिर भी टेल्का ने गार्ड डाउन नहीं किया। उसे पता था कि एक ह्यूमन फेस्ड स्पीसीज जंगल के अंदर से उसे सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है। वो बीस्ट जानता था कि अगर टेल्का टारगेट को देख नहीं सकता तो स्पेल कास्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो पेड़ों के पीछे छिपकर शील्ड से अपनी बॉडी ढकते हुए दौड़ रहा था और ऊपर से अटैक स्पेल कास्ट कर रहा था। भागते हुए टेल्का ठोकर खाकर गिर पड़ता है, लेकिन उसके दिमाग में पहले से एक प्लान था। उसने पिगीमारू और स्लैपनियर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजा था और खुद ऊपर कूदकर बेटर वेंटेज पॉइंट से स्पेल कास्ट किया और आखिरकार वो बॉस भी मारा गया।
लेकिन मरने से पहले उसने टेल्का को गंभीर घाव दे दिए थे और अब टेल्का ठीक से मूव भी नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पर ईव समय पर पहुंच जाती है। वो अपनी ताकत से सबको उठाती है और हाइड आउट वापस ले जाती है। उसने ये भी बताया कि उसे कुछ अदर वर्ल्ड वॉरियर भी मिले थे, लेकिन टेल्को को उनसे क्या रिश्ता है ये ना जानकर उसने उसका नाम रिवील नहीं किया। ये सुनकर टेल्का को राहत मिली। उस रात सर ने उसके घाव पर बैंडेज किया और उसे आखिर में लेटकर आराम करने का मौका मिला, लेकिन दिमाग में उसके बहुत सारे थॉट्स थे, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। सर ने उसे सलाह दी कि वो खुद पर इतना बर्डन ना डाले। उसे डर था कि एक दिन वो ये सब सह नहीं पाएगा। उसने कहा कि जब भी वो मुश्किल में हो उसे बताने में हिचके नहीं, अगर उसके बस में होगा तो वो कोई भी रिक्वेस्ट पूरी करेगी। लेकिन टेल्का पहले जैसा कमजोर और ऑर्डिनरी नहीं था। वो अपने पुराने सेल्फ को फिर से पा चुका था। उधर ट्विन सिस्टर और पैपो भी क्लास कैंप साइट की ओर लौट रहे थे। इत्सुकी सोच रहा था कि असागी की ग्रुप में क्यों शामिल हुआ। उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से उसे क्लास प्रेसिडेंट आयाका के ग्रुप में होना चाहिए था। असागी खतरनाक लगता था, लेकिन यही वजह थी कि पैपो उसके साथ गई थी। अगर वो उस डेंजरस इंसान पर नजर रखेगा तो आयाका सुरक्षित रहेगी, क्योंकि कौन जानता है असागी कब पलटकर अपने क्लासमेट्स को धोखा दे दे। बाहर से वो पैपो के साथ फ्रेंडली था, लेकिन उसके दिमाग में कोई अननोन स्कीम चल रही थी। पहले भेजे गए असैसिन्स भी वहीं पर थे, ताकि अगर बहुत ज्यादा क्लास मेंबर गिर जाए तो क्लास प्रेसिडेंट आयाका की स्पिरिट तोड़ने के लिए उन्हें असैसिनेट किया जा सके। ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि आगे कितनी टेरिबल चीजें हो सकती है। इधर सर जानती थी कि वो टेल्का से प्यार करने लगी है। वो हिम्मत जुटा रही थी ताकि कन्फेस कर सके और ऑफिशियली उसकी स्वॉर्ड बन सके। लेकिन टेल्का के लिए सर की फीलिंग सिर्फ एक टूल थी। अगर वो उसका कन्फेशन सुन लेता तो वो कंफर्म करता कि उसके पास हमेशा कोई लॉयल इंसान रहे। आखिर वो विच के टेरिटरी में पहुंच चुके होते हैं। हर जगह मैजिक सील्स थे, ट्रैप्स की तरह जो कंडीशन पूरी होने पर एक्टिवेट हो जाते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तभी एक सील एक्टिवेट हो जाते और इंट्रूडर डिटेक्ट होते ही स्टोन गोलेम जाग उठता है। टेल्का नहीं चाहता था कि विच उन्हें एक ऐसे ही आम ग्रुप समझे जो सिर्फ लड़ने आया है, इसीलिए उसने उसे मारे बिना सिर्फ पैरालिसिस कास्ट किया। वो अंदर और आगे बढ़े और जल्द ही करप्टेड एंशिएंट ट्री तक पहुंच गए। उसके पास एक साधारण सा दिखने वाला वुडन हाउस था, लेकिन उसके नीचे गोलेम्स द्वारा खोदी गई केव सिस्टम थी। टेल्का ने एक बड़े स्टोन डोर में मैजिकल एसेंस चैनल किया और अंदर का दृश्य जैसे किसी दूसरी डायमेंशन जैसा था। हवा, आसमान और बड़ा सा ग्रासलैंड, और वहीं ऊपर खड़ी फॉरबिडन विच सबको देख रही थी, वही जिसके पास उस गॉडेस से रिवेंज लेने की क्लू थी। उसने अपना नाम एरिका बताया, जो कि एक डार्क एल्फ थी, और वही फॉरबिडन विच जिसे वो ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी ओर विसियस ने अपने सबऑर्डिनेट्स को 4 सेक्रेट पैलेसेस में अर्जेंट मैसेजेस भेजने का ऑर्डर दिया। डीमन लॉर्ड की आर्मी में बड़े मूवमेंट शुरू हो चुके थे और वॉरियर्स को वापस बुलाया जा रहा था। वो काफी बेसब्री से देखना चाहती थी कि ये अदर वर्ल्ड वॉरियर कैसी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और इसी के साथ इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।